हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली हसनैन और आप देख रहे हैं द स्पीयर अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी की स्कूल ऑफ थॉट, ह्यूमनिज्म या जिसको हम ह्यूमनिस्टिक या ह्यूमन मॉडल कहते होते हैं उसको स्टडी करेंगे। वो क्या होता है, इसके बारे में किन साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी अपनी थ्योरी पेश की और इसका जो है कॉन्सेप्ट वो जानेंगे अच्छी तरह। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ह्यूमनिस्टिक जो मॉडल है ये इसका आगाज़, इसकी शुरुआत कब होती है? 1950 से लेकर 1960 में। मतलब इस पे काम जो होता है मेनली वो 1950 से लेकर 1960 में बहुत ज़्यादा होता है। इसकी जो है थ्योरीज पेश की जाती है, इसका कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम ह्यूमनिस्टिक मॉडल को थर्ड फोर्स कहते होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट जो मेन जो है थ्योरी वो हमारे पास साइको एनालिसिस आती है। दूसरी मेन जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट आता है वो आता है बिहेवियरिज्म। और थर्ड हमारे पास जो है वो ह्यूमनिस्टिक मॉडल आता है। तो इसको हम थर्ड फोर्स कहते होते हैं। बाकी और भी हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन जितनी वैल्यू इनकी है उतनी बाकियों की नहीं है। मतलब इनकी बहुत एक काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है ह्यूमनिस्टिक मॉडल की। मतलब ये ह्यूमन की जो है ह्यूमैनिटी में या आपकी दुनिया में एक रेवोल्यूशन जो लेकर आया। तो इस वजह से इन तीन जो है थ्योरीज का काफ़ी इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजी में। फिर अगर इसकी बात की जाए ह्यूमनिस्टिक में, तो इसने रिजेक्ट व्यूज दैट बिहेवियर डिटरमाइंड बाय ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल फोर्सेस अनकॉन्शियस। तो इसमें जो है ह्यूमनिस्टिक में वो रिजेक्ट करते हैं इस बिहेवियर को, कि वो इस व्यू को रिजेक्ट करते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है उसको हम ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल फोर्सेस या अनकॉन्शियस के जरिए डिटरमाइन कर सकते। मतलब पहले ये कॉन्सेप्ट था ना कि बिहेवियर हमारा जो है वो हमारा बायोलॉजिकल फोर्सेस की वजह से, अनकॉन्शियस की वजह से और हमारा जो ऑटोमेटिक इंस्टिंक्ट की वजह से होता है। मतलब पहले ये स्कूल ऑफ थॉट पेश किए गए थे, लेकिन इस स्कूल ऑफ थॉट ह्यूमनिस्टिक में उनको तमाम को रिजेक्ट किया गया, उनकी जो है मुखालफत की गई। फिर इसमें जो मेन बात आती है वो ये आती है, इसमें वो बताते हैं अबिलिटी डिसीजन ऑन सेल्फ। मतलब इसमें ह्यूमनिस्टिक मॉडल है, मतलब ह्यूमन की बात की जाए, ह्यूमैनिटी की बात की गई है। मतलब जो मेन इनका फोकस है वो ह्यूमन के ऊपर है, इंसान के ऊपर है, कि इंसान की जो है उसकी अबिलिटीज, वो उसकी एबिलिटी होती है, इंसान की अपनी एक एबिलिटी होती है कि वो अपने डिसीजंस खुद कर सके, वो खुद ही अपने जो है प्रॉब्लम्स को देख सके और खुद ही उनका सोल्यूशन निकाल सके। तो इनमें मेन फोकस क्या किया गया ह्यूमनिस्टिक मॉडल में? ह्यूमन की एबिलिटी पे किया गया कि वो डिसीजन उसके वो खुद ही ले सके ऑन सेल्फ। इसके बाद हम आए तो इसमें फोकस किया गया ह्यूमन वैल्यूज। मतलब जो ह्यूमन वैल्यूज होती है उन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। ह्यूमन वैल्यूज जो इंसान की एक खास इक़्तिदार होती है, वैल्यूज होती हैं, स्पेसिफिक उनकी रिस्पेक्ट होती है, या उसकी जो है हम कह सकते हैं उनके एक मुकाम होता है, इज्जत होती है। तो उस पर काफ़ी फोकस किया गया। मतलब ह्यूमन को एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंस दी गई और इसको खास मुकाम दिया गया। तो इसमें मेन ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर फोकस किया गया। अगर हम पीछे कंपेरिजन देखे जाए तो पीछे में जो हमारे पास कॉग्निटिव आ जाए, बिहेवियरिज्म आ जाए, उसके बाद फंक्शनिंग और फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, उसमें इतना ह्यूमन को फोकस नहीं किया गया। तो इसमें जो है खास वैल्यू दी गई ह्यूमन वैल्यूज को। फिर इसके अलावा अगर हम इसके फाउंडर की बात करें तो इसमें मेन हमारे जो फाउंडर्स हैं, जिनको फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक मॉडल कहा जाता है या ह्यूमनिज्म कहा जाता है, तो वो हमारे पास दो मेन जो है साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं। वो अजीम साइकोलॉजिस्ट कौन से हैं? एक हमारे पास है इब्राहम मास्लो और दूसरा हमारे पास है कार्ल रोजर। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इनका पर्सनैलिटीज है हमारी साइकोलॉजी में, ह्यूमनिस्टिक मॉडल में। तो फ्रेंड्स, जो है हमारे पास इब्राहम मास्लो, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी जो बहुत ही एक रेवोल्यूशन साबित हुई साइकोलॉजी की दुनिया में। वो हमारे पास है हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। उन्होंने ह्यूमन नीड्स, हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स की एक थ्योरी पेश की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगर कार्ल रोजर की बात की जाए तो उन्होंने भी अपनी एक थ्योरी पेश की थी, इनका जो नाम था क्लाइंट या फिर पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। मतलब हम इसको क्लाइंट सेंटर थेरेपी भी कहते हैं और पर्सन सेंटर्ड थेरेपी भी कहते हैं। तो ये दो मेन जो है थ्योरीज है, इब्राहम मास्लो ने दी थी हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स और कार्ल रोजर ने दी थी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। तो ये उन्होंने अपनी थेरेपीज दी थी। इन दोनों जो थेरेपीज दी गई हैं, इनमें जो मेन फोकस किया गया, स्ट्रेस किया गया था, वो किया गया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। मतलब अपने आप को एक्चुअलाइज करना, अपने आप को जानना, उसके ऊपर मतलब फोकस किया गया था। मतलब ह्यूमन के ऊपर जो है काफ़ी जो है स्ट्रेस डाला गया था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन और तहकीक रिसर्च की गई थी। फिर अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्लाइंट पर्सन सेंटर थेरेपी क्या होती है और हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स क्या होती है। तो हम बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम आते हैं कार्ल रोजर की थ्योरी पे। तो कार्ल रोजर की थ्योरी में इसने जो है अगर हम देखें तो इसका हमारे पास ये आता है कि कार्ल रोजर ये हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इनके पास मोस्टली लोग आते थे अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ, जो उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती थी तो वो कार्ल रोजर के पास आते थे। उनको अपनी जो है प्रॉब्लम्स होते थे, हमारे पास ये प्रॉब्लम्स हैं। तो वो जो कार्ल रोजर है वो क्या करते थे, वो उन लोगों को हेल्प करते थे क्या वो रियलाइज करें, मेक चॉइसेस एंड डिटरमाइनिंग फ्यूचर। मतलब जो कार्ल रोजर है वो उनको हेल्प करते थे कि वो अपनी जो है चॉइसेस, अपने जो डिसीजंस है उनको रियलाइज करें और अपना जो फ्यूचर उनको खुद ही डिटरमाइन करें। अपने फ्यूचर वाले जो उन्होंने काम करने वो खुद ही उन पे जो है सोचें और खुद ही उनको जो है वो मतलब उनके डिसीजन लें। तो इन पर उन्होंने क्या फोकस किया था। इसके बाद आए तो थोड़ा सा स्कोर देख लेते हैं कार्ल रोजर को। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ।
कार्ल रोजर की जो हमारे पास थ्योरी है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो कार्ल रोजर हमारे पास जो थ्योरी दी गई इसमें क्या हमारे पास आता है। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो कार्ल रोजर थ्योरी है इसमें वो जब उनके पास एक क्लाइंट आता था, क्लाइंट, तो फ्रेंड्स नाम से पता चल रहा है क्लाइंट सेंटर थेरेपी, क्लाइंट सेंटर थेरेपी है उनको नाम दिया था थेरेपी, या जिसको हम पर्सन सेंटर थेरेपी भी कहते हैं, उन्होंने दी थी पर्सन सेंटर थेरेपी। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता था, इसमें थेरेपी में बताते हैं कि कार्ल रोजर के पास क्लाइंट आते थे। क्लाइंट का मतलब क्या है, मतलब उनके पास जो जो लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होते थे, जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती थी, तो वो उनके पास आते थे। तो कार्ल रोजर उनको पेशेंट नहीं कहते थे, उन्होंने उनके लिए पेशेंट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि पेशेंट एक वर्ड काफ़ी एक बैड जो है वर्ड इस्तेमाल होता है, काफ़ी बुरा फील होता है। तो उन्होंने अपने जो है जो उनके पास आते थे प्रॉब्लम्स लेके साथ, तो उनको वो पेशेंट मरीज नहीं कहते थे, बल्कि उनको अपना एक क्लाइंट कहते थे। तो काफ़ी उनको मतलब इंपॉर्टेंस के तौर पर, रिस्पेक्ट के तौर पर उनको वो कहते थे। तो क्या होता था, तो कार्ल रोजर के पास उनके क्लाइंट आते थे अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लेकर। तो वो क्या करते थे, कार्ल रोजर को उनसे उनके जो है प्रॉब्लम के बारे में पूछते थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मतलब उनसे अपनी उनके प्रॉब्लम के बारे में पूछते थे, आपको अपनी जो है अपनी बताएं आपको क्या क्या है, मतलब उनसे उनकी डिटेल के बारे में पूछते थे। और क्या करते थे इसके बाद, अलाउइंग हिम टू लुक इनटू इनटू हिज प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब जो हमारे पास क्लाइंट आता था कार्ल रोजर के पास, तो वो उनको जो है सबसे पहले उनको पॉजिटिव जो है वो देते थे रिगार्ड, क्या करते थे, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते थे, मतलब उनको रिस्पेक्ट देते थे, काफी ज्यादा रिगार्ड देते थे, अनकंडीशनल मतलब बगैर किसी कंडीशन के उनको पॉजिटिव रिगार्ड, उनको इंपॉर्टेंस दी जाती थी। मतलब अगर कोई क्लाइंट उसके पास आया है, उसको कोई भी मतलब प्रॉब्लम है, तो वो उसको खुले दिल से, मतलब बगैर किसी हिजक के, बगैर किसी हेजिटेशन के उनको बता सकता था। तो वो उनको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते, उनको एक्सेप्ट कर लेते थे, एक्सेप्ट। तो वो उनको अनकंडीशनली पॉजिटिव रिगार्ड के साथ एक्सेप्ट करते थे। वो मतलब जैसे भी उसका बिहेवियर है, वो कैसी भी बातें कर रहा है, अच्छी कर रहा है, बुरी कर रहा है, जैसी भी अजीब अजीब से जो है उसका रवैया हो या बिहेवियर हो, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते, ना कि उसको जो है डांट, जैसे भी उसको एडवाइस करना, तो उन्होंने कभी वो एडवाइस नहीं करते थे, ना उनको कोई मतलब जैसे समझाना होता, जैसे उसको एटीट्यूड बंदा लोग बनाते होते हैं, तो वो उनको खुश दिली से मतलब अच्छे सलूक के साथ उनको एक्सेप्ट कर लेते थे, बगैर किसी कंडीशन के। अगर तुम मतलब कंडीशन होती है ना, शर्त होती है, अगर तुम ये करोगे तो इस तरह बिहेव करोगे, तो वो कोई किसी किस्म की कंडीशन नहीं लगाते थे, अनकंडीशनली क्या करते थे, पॉजिटिव रिगार्ड के साथ, इज्जत के साथ उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। फिर उसके बाद वो अलाउइंग हिम टू लुक इनटू हिज प्रॉब्लम, तो वो फिर उसी को जरिए उसके जो है वो अपना प्रॉब्लम बताता था, खुश होकर, मतलब बगैर किसी हेजिटेशन के साथ उसको ट्रस्ट करके अपनी प्रॉब्लम बताते क्लाइंट। तो वो जो कार्ल हो जाते, तो वो कोई उनको मतलब सोल्यूशन नहीं बताते थे, बल्कि वो उनको कहते थे कि वो आप क्लाइंट को कहते थे कि आप खुद ही जो है उनको अलाउ करते थे कि वो खुद ही क्या करें, लुक इनटू हिज प्रॉब्लम, खुद ही अपनी प्रॉब्लम के ऊपर तवज्जो करें, खुद ही उसके ऊपर गौर फिक्र करें। मतलब वो इस तरह की ऐसे मतलब उससे बातों बातों में उनको खुद ही जो है उनको सोल्यूशन बता दे। मतलब वो बंदा जो था जिसकी प्रॉब्लम होती थी, तो वो खुद ही अपना जो है सोल्यूशन निकाल लेता था। क्यों? क्योंकि कार्ल रोजर का कहना था कि हर इंसान की जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन उसके अपने पास होता है, वो खुद ही उसका सोल्यूशन निकाल सकता है, उसका जो हल होता है, उसका जो इलाज होता है, वो उसी के पास खुद होता है। तो वो खुद ही उसको जो है वो रियलाइज करके उसका आंसर जो है सोल्यूशन निकाल सकता है। तो इस वजह से वो कहता था कि वो जो क्लाइंट है वो अपने प्रॉब्लम को खुद ही वो लुक इनटू करें, उस पर गौर फिक्र करें और खुद ही उनका सोल्यूशन निकालें। क्योंकि इंसान के पास खुद ही वो सलाहियत होती है कि वो अपनी जो है प्रॉब्लम्स, उसके पास कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद ही ले सके। तो वो इस तरह करके वो जो है उनको बताते थे, मतलब वो खुद ही वो बंदा जो था वो खुद ही अपने एक्सप्लेनेशन के जरिए अपने ही बातों के जरिए अपना सोल्यूशन निकाल लेता था। मतलब वो कभी उनको एडवाइस नहीं करते थे, एडवाइस नेवर, कभी भी उन्होंने किसी होता है ना जाते तो मोस्टली जो साइकोलॉजिकल होते हैं, तो वो उनको एडवाइस करते ये तुम करो, ये ना करो, इस तरह। तो वो उनको कोई भी किसी को एडवाइस नहीं करते थे, वो बल्कि उन्हीं से जो है वो खुद ही अपना सोल्यूशन बताते थे। इसके अलावा वो जस्ट क्या करते थे, इंकरेज करते थे, जस्ट encourage him to come to his solution by saying, oh okay, well,
तो फ्रेंड्स वो जस्ट क्या करते थे, इनकरेज करते थे उनको, जस्ट गाइड करते थे कि हाँ ये इस तरह, मतलब वो जो खुद ही जब स्टेटमेंट उनकी होती थी तो वो उनको जस्ट इनकरेज करते थे, ये आप बात कर रहे हैं ठीक है, हाँ इस तरह, मतलब एक्सप्रेशन के जरिए जो है उसको खुद ही रियलाइज कराते थे। तो ये उनका जो था मेथड था कि किस तरह वो जो है क्लाइंट सेंटर, क्लाइंट के ही जरिए, उसके इस थेरेपी के जरिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी के जरिए वो उसके सोल्यूशन निकाल लेते थे और उसकी जो प्रॉब्लम होती थी उनका हल निकाल लेते थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास थेरेपी जो आज भी इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारे पास कार्ल रोजर्स की जो है थ्योरी, थेरेपी किस तरह वो करके वो जो है सोल्यूशन निकालते थे उनका जो है, मतलब वो क्लाइंट खुद ही वो अपनी जो है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलवा लेते थे, मतलब निकाल देते थे वो खुद ही, मतलब जस्ट उसको उनको गाइड करते थे, जो सोल्यूशन और प्रॉब्लम वो खुद ही जो है क्लाइंट वो अपना बता देता था। तो ये था हमारे पास कार्ल रोजर की जो है थ्योरी। अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो इब्राहिम मास्लो है उसकी जो है थ्योरी देख लेते हैं उसकी क्या थ्योरी है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स उसकी जो थ्योरी थी हमने देखा कि वो हमारे पास थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको मतलब नाम दिया था हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो ये उनकी थ्योरी थी हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, मतलब इंसान की जो है ज़रूरियात, उसकी एक हायरार्की, मतलब उसके बारे में उन्होंने थ्योरी दी थी। मतलब उन्होंने कहा था कि तमाम किस्म के लोग होते हैं, ह्यूमन होते हैं, उनकी अपनी एक कॉमन नीड्स होती हैं। तो वो कॉमन नीड्स जो होती है वो हर इंसान की वो ज़रूरियात होती हैं, वो उनके लिए ज़रूरी होती हैं। तो वो उन्होंने कॉमन नीड्स का जिक्र किया था, हाँ इंसान कुछ कॉमन नीड्स होती है जिस वजह से वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है, अपनी खुद जो है एक्चुअलाइज करता है अपने आप को। तो वो उन्होंने हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स अपनी थ्योरी दी थी। इसमें उन्होंने क्या कहा था वो अब हम देख लेते हैं अच्छी तरह से इसको। तो फ्रेंड्स इसकी जो थ्योरी, हम इसको एक पिरामिड की फॉर्म, एक ट्राइंगल के फॉर्म में समझेंगे इस तरह करके। हमारे पास ये एक पिरामिड बना लेते हैं, पिरामिड। तो आई थिंक एक मिनट थोड़ी सी इसको ना और अच्छे से बना लेते हैं, इसको कर देखा जाए। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास है 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास 5 जो थे स्टेजेस थे, 5 पार्ट्स थे, 1 2 3 4 5। तो इस तरह उन्होंने अपनी जो है अपनी थ्योरी दी थी। इसमें जो फर्स्ट आता है बॉटम में नीचे, तो वो उन्होंने कहा था फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब उसमें क्या था कि हर जो इंसान होता है उसके एक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं जिनका होना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वाटर, फूड, ठीक है, शेल्टर, क्लॉथिंग, एयर। तो वो मतलब इस तरह की जो नीड्स होती है उन्होंने कहा था फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब ये हमारे पास ज़रूरियात होती हैं जो हमारी बेसिक ज़रूरियात होती है जिनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। मतलब ये ऐसी नीड्स हैं जो हर इंसान की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने बताया था कि हर इंसान पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करता है, अपनी जो है उनकी बेसिक नीड्स जिंदा रहने के लिए जो उनकी नीड्स ज़रूरियात होती है उनको पूरा करता है। वो हमारे पास पानी, खुराक, हमारी शेल्टर, हमारी पनाहगाह, क्लॉथिंग, कपड़े, एयर, हवा। तो इस तरह की जो नीड्स हमारी बेसिक होती है जो हमें बहुत ज़रूरी होती है हमारे सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो इंसान सबसे पहले अपनी जो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरा करता है, अपनी फूड, अपनी जो है वाटर और शेल्टर, क्लॉथिंग, तो वो अपने जो है वो पूरा करता है। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज। इसके बाद जो उसकी नीड्स आती है वो आती है सेफ्टी नीड्स। तो जब इंसान अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर लेता है तो उसके बाद वो अपनी सेफ्टी नीड्स की तरफ चला जाता है कि अपनी जो उसकी सेफ्टी के रिलेटेड, अपनी सिक्योरिटी, उसकी तरफ चला जाता है कि हाँ मुझे खाना पी तो मिल रहा, अब मैं अपने आप को सिक्योर करूँ किसी ना किसी तरह सिक्योर। तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए अपनी सेफ्टी नीड्स को पूरा करता है। तो सेफ्टी नीड्स हमारे पास कौन सी होती है, वो हमारे पास होती है हेल्थ, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, मतलब उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। हेल्थ होगी, एम्प्लॉयमेंट हो गई, उसके बाद प्रॉपर्टी। तो ये उसकी जो है एक सेफ्टी नीड्स है, अपनी सेफ्टी के लिए, मतलब अपनी जो आगे उसकी जो अपनी जर्नी है उसके लिए उसको ज़रूरी होती है, अपनी जो है सिक्योरिटी के लिए। उसकी सेहत, उसकी जो एम्प्लॉयमेंट, उसकी जो है नौकरी जिसको हम कहते हैं जॉब्स, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जगह रहने की, तो वो उसकी जो है सेफ्टी नीड्स में आ जाती है। तो पहले वो फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरा करता है, फिर उसके बाद सेफ्टी नीड्स जो है उसकी वो उसको पूरा करता है। इसके बाद आ जाता है लव एंड बिलोंगिंग। जब इनकी दो ये नीड्स पूरी हो जाती है, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स, तो इसके बाद वो आ जाता है लव और बिलोंगिंग नीड्स की तरफ। तो इसमें क्या आ जाता है, लव और बिलोंगिंग नीड्स में उसकी फैमिली आ जाती है, मतलब अपनी वो फैमिली को देखता है। इसके अलावा उसकी फ्रेंडशिप,
फ्रेंडशिप जो होती है वो देखता है, उसके बाद कनेक्शन जो होता है वो अपने बिल्ड करता है। तो इसमें वो अपनी जो ये वाली नीड्स होती हैं, फैमिली, इंटीमेसी, फैमिली, इसके बाद हमारे पास इंटीमेसी, तो क्लोजनेस, तो इस तरह की जो उसकी नीड्स है, लव मतलब एक जो होती है रिलेशन की नीड्स, वो अपने उनको जो है मजबूत करता है, उनको अपने जो है वो कायम करता है। तो वो लव और बिलोंगिंग नीड्स को पूरा करता है। फैमिली इसमें आया तो मतलब फ्रेंडशिप, आपकी दोस्ती, आपकी फैमिली, खानदान, आपका कनेक्शन, आपका नेटवर्क, आपकी क्लोजनेस, तो इस तरह की जो है अपनी लव और बिलोंगिंगनेस की जो है नीड्स वो उनको पूरा करता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टीम। स्टीम की जो उनकी नीड्स होती है वो उनको पूरा करता है। स्टीम में हमारे पास क्या है, सेल्फ स्टीम, खुद एतमादी, सेल्फ स्टीम। इसके बाद स्टेटस, अपना स्टेटस जो है वो पूरा करता है, मतलब उसको जो है वो अटेन करने की कोशिश करता है। इसके अलावा रिस्पेक्ट। तो फ्रेंड्स ये उसकी जो स्टीम जो आती है नीड्स, वो वाली उनको फिर अपनी जो है उसकी तरफ लेवल पे चला जाता है और उनको पूरा करने की कोशिश करता है और वो करता है। तो सेल्फ स्टीम, स्टेटस, लाइक, रिस्पेक्ट, वो उनको जो है चीज़ें जो होती है उनको बिल्ड करता है और उनको वो अपनी जो है माशरे में, अपनी सोसाइटी में वो उनको जो है वो दिखाता है। तो ये हमारे पास, और लास्ट में हमारे पास जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके बाद जो ये 4 स्टेजेस उसकी पूरी हो जाती है तो वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे चला जाता है। तो बॉटम में हमारे पास क्या फिजियोलॉजिकल नीड्स है, और जो अपर जो टॉप पे हमारे पास क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दोस्तों क्या है हमारे पास, मतलब सेल्फ, अपने आप को एक्चुअलाइज करना, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपना मकसद देखना कि उसका क्या है। तो इसमें उसमें रहते हैं डिजायर टू बिकम मोस्ट दैट कैन बी। तो फ्रेंड्स इस ह्यूमनिस्टिक मॉडल में जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसकी नीड को पूरा करता है। मतलब इसमें ये है कि हर इंसान के अंदर एक जो इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर एक अच्छी वाली खूबी होती है, अच्छाई होती है, गुडनेस होती है और क्रिएटिविटी होती है। तो वो जो इंसान की क्रिएटिविटी होती है तो उसको पहचानना और उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको उसके मोस्ट हाई लेवल तक ले जाना, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब आपके अंदर, हर इंसान के अंदर एक खास तरह की पोटेंशियल होती है, पोटेंशियलिटी होती है, खास तरह की क्वालिटीज होती हैं। तो उन क्वालिटीज को जानना और उनको उसके लेवल तक उनकी जो है कैपेबिलिटी लेकर आना, उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। मतलब मोस्टली लोग जो है वो कहते हैं इसके बाद अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच जाते हैं। लाइक हर इंसान के अपनी फील्ड में माहिर होता है। लाइक शाहिद अफरीदी है, वो क्रिकेट में उनका नाम है। इस तरह शाहरुख खान है, वो उनका फिल्म में नाम है क्योंकि उन एक्टिंग जो है उनकी जो है मोस्ट कैपेबिलिटी है। इसी तरह इसकी बहुत सी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। हमारे पास इमरान खान, लाइक वो हमारे पास एक क्रिकेट भी थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर, तो उनकी एक अच्छी खासियत थी। इसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर है। इसी तरह हमारे पास और भी जो है मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं, तो उनकी हर एक इंसान के अंदर क्वालिटी होती है, वो उसको फिर पहचानता है और अपनी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उस पर पहुंचता है। मतलब उसकी जो अंदर जो एक इंसान की होती है अपनी मेन जो पावर होती है उसको यूज करके उसको अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंचता है। तो दोस्तों ये था हमारे पास इब्राहिम मास्लो का जो है थियरी थी, हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। हमने कार्ल रॉजर को पढ़ा और ह्यूमनिस्टिक मॉडल में जो है इब्राहिम मास्लो को पढ़ा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको ये उम्मीद है अच्छी तरह से हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।